हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अभी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी लास्ट क्लास में। हमने देखा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, वहाँ पे क्या स्टेटस था, किस तरीके से सोसाइटी काम कर रही थी, उस समय के स्ट्रगल्स क्या थे, राइट, उनके क्या किस एस्टेट में डिवाइडेड था सब कुछ। फिर हम देख रहे थे कि वहाँ पे जो मिडिल क्लास के जो कुछ एनलाइटेंड थिंकर्स निकल कर के आए, उन्होंने किस तरीके से उनकी थिंकिंग को जो लोगों को चेंज किया, तो किस तरीके से वहाँ पे लोगों में जागरूकता आई, वो सब हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि रेवोल्यूशन का जो आउटब्रेक था वो हुआ, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। जब रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ तो लोगों ने क्या किया, ठीक है, असेंबली बनी थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था जी, लेकिन तब तक क्या था, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उन लोगों को लगा कि अभी भी रिच लोगों के पास ही पावर है, गरीब जो हैं, पुअर लोग जो हैं, उनके पास अभी तक कोई ज़्यादा पावर का जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उसके अंदर। तो क्लब्स बनने लगे थे। कौन कौन सा क्लब था, इंपॉर्टेंट क्लब, जेकोबियन क्लब्स वगैरह। तो इन्होंने क्या किया था, फ्रांस ने क्या एबॉलिश करी थी, मोनार्की एबॉलिश करी थी, और फ्रांस क्या बन गया था जी, रिपब्लिक। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि फिर जब फ्रांस जो है उसको हमने क्या किया था, रिपब्लिक बन गया था, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड स्टेट होगा, आपसे राजा स्टेट नहीं होगा हमारे, ठीक है, राजा हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा, सॉरी। तो हमने अब क्या किया, जो जैकोबियन क्लब्स जो बना है उसके अंदर क्या स्टार्ट होता है, रेन ऑफ टेरर। यहाँ से हमने हमारी क्लास आज से स्टार्ट करनी है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ। ठीक है जी, तो इन्होंने कहा कि पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर्ड एज रेन ऑफ टेरर। ठीक है, जो रॉब्सपियर था उसने फॉलो करी पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो ये भी कुछ राजा से अलग तो नहीं हो गया, ये लोग भी एक सोल मोनोपोली की तरह एक्ट कर रहे थे, बहुत ही हार्श इनके रूल्स वगैरह थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, चाहे वो कौन कौन थे, एक्स नोबल, क्योंकि ये लोग किसके खिलाफ शुरू हुआ था, इनके जो क्लब्स वगैरह हैं ये स्टार्ट हुए थे रिच लोगों के खिलाफ, है ना, कि उनके लिए हम उनको हटाएंगे और जो पुअर हैं उनका पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज करेंगे, राइट। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक्स नोबल, क्लर्जी मेंबर, जो बाकी पॉलिटिकल इनके थे, उनको ये क्या कर रहे थे, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी जो इससे अग्री नहीं कर रहे थे इसके मेथड से, उनको इसने अरेस्ट किया, इम्प्रिजन किया, और देन ट्राई किया बाय इनके जो रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल्स हैं उनके अंदर। फिर कहा कि इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलिटेंड। तो इसमें क्या था कि उनकी गर्दन काट दी जाती थी। अगर कोर्ट को लगता था कि ये लोग सच में गिल्टी हैं अपने किसी उसके लिए, तो एक होता है ना कि पनिशमेंट का भी एक तरीका होता है। अब ये थोड़ी कि किसी की गर्दन पब्लिकली आप किसी की गर्दन उड़ा दोगे। तो ये ग्लूटेन में एक डिवाइस होता है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विच, जिसमें क्या होता है, पर्सन इज बी हेडेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो इस गवर्नमेंट में भी इतने ज़्यादा ये लोग अपना सोल, जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, उस तरीके से काम कर रहे थे। तो उसी चीज़ से तो लोग परेशान थे और ये भी वही कर रहे थे। तो हुआ क्या, इन्होंने भी बाद में क्या कर दिया, बाद में इन्होंने जो लॉज वगैरह लेकर के आए, मैक्सिमम सीलिंग वेजेस और प्राइसेस पे रखी, मीट और ब्रेड को राशन किया कि हाँ ये इतने एक फिक्स प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, पेजेंट्स जो थे वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर गेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, कि अब सब कुछ हम ही हैं यार, हमें इसी चीज़ से तो मुक्ति चाहिए थी, तुम भी वही सेम चीज़ करोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। अभी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी कि सारे जो हैं सिटीजन्स हैं उनको इक्वालिटी ब्रेड होगा, होल व्हीट है, ये सारी चीज़ें, बड़ा ये इक्वालिटी पे वो कर रहे थे, लेकिन बहुत हार्श मेथड्स थे इनके, राइट। लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है ना। चर्चेस जो थे वो शट डाउन कर दिए गए थे, उनके जो बिल्डिंग्स थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, ऑफिसेज बना दिए गए थे, ठीक है। तो उसकी जो रॉब्सपियर की जो है पॉलिसीज़ थी वो क्या थी, दैट इवन उसके सपोर्टर्स ने बोला कि भैया हमको थोड़ा मॉडरेशन चाहिए। देखो, हम बोलते हैं कि
कि इतना किसी का मोनोपोली जब ज़्यादा हो जाता है कि एक ही इंसान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, या वही इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, तो वो कभी भी आप एक लोगों को, इतने पूरे देश को उसमें रन नहीं कर सकते। थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें स्मूथली रन कर सकती हैं। इवन उसके खुद के लोग भी परेशान हो गए थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट। अब आपको पता है जब कोर्ट से कन्विक्शन आ जाता था तो क्या होता था, ग्लूटेन होता था आदमी, तो उसको भी क्या कर दिया गया था, उसको अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे उसको उसकी जी गर्दन उड़ा दी गई। ठीक है जी, अब ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद चीज़ें किस तरीके से स्टार्ट हुई, डायरेक्टरी रूल आए फ्रांस में। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पे जब 1794 में उसको ग्लूटेन कर दिया गया था रॉब्सपियरे को, तो जैकोबियन गवर्नमेंट फॉल कर गई थी। फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ, हमने बोला जो वेल्दियर मिडिल जो थे मासेस, वो टू सीज द पावर, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रूव जो है वहाँ पे लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके ऊपर क्या गया, डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने फिर से बोला कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं कर सकते। क्या प्रोवाइड किया फिर इसने, इट प्रोवाइडेड द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन 1 मैन एग्जीक्यूटिव। क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पहले जी हमारे पास राजा था, वो जो बोल देता था वो कहता था हाँ जो मैंने बोल दिया वही होएगा, वही शासन है। फिर उसके बाद ये आया रॉब्सपियरे, इन्होंने भी बोल दिया कि हाँ हम ही बिल्कुल हमारे ही तरीके से चीज़ें होंगी। इतना स्ट्रिक्ट ये हो गया था कि लोग खुद ही इससे परेशान होकर के इसको हटा दिया गया था। तो वही चीज़ को ठीक करने के लिए कि हाँ अब एक पैनल बनाया जाएगा, वो डिसाइड करेंगे, सिंगल बंदे के पास सारी पावर नहीं होगी। ठीक है, हावेवर यहाँ पे भी क्या हुआ, डायरेक्टर्स में ओपन क्लैशेस होने लगे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, हु देन सॉट टू डिसमिस देम। फिर लगा कि यार ये भी चीज़ काम नहीं करी, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी क्रिएट हो गई थी ना कि इन्होंने जो भी हल निकाला उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स। एक्चुअली होता क्या है ना, आप किसी चीज़ कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। सोल्यूशन को भी अगर एक स्मूथ प्रोसेस में लाना है तो इट टेक्स टाइम। आपको स्टार्टिंग में जब आप ग्राउंड लेवल से चीज़ें स्टार्ट करते हो ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आएंगे आपके पास, फिर आप धीरे धीरे वन बाय वन चीज़ों को रिजॉल्व जब करते हैं ना, इट टेक्स टाइम, द प्रोसेस टेक्स टाइम, तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि डे 1 पे आपने कोई चीज़ एप्लीकेबल करी है और उसके बाद ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम किसी चीज़ को एप्लीकेबल करते हैं ना उसके बाद ही तो उसमें इश्यूज आना स्टार्ट होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। लेकिन उस समय किसका राइज हुआ था, नेपोलियन का, जो कि कौन था, मिलिट्री डिक्टेटर था। फिर हम कहते हैं थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड जो फर्टर्निटी की फीलिंग थी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। अब कौन आया जी, यहाँ पे आया, हमने पढ़ लिया नेपोलियन बोनापार्ट है। लेकिन अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में आप भी सोच रहे होंगे कि हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वुमेन का क्या रोल था उसके अंदर, डिड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन इट? यस, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन इट। इवन हम ये बोल सकते हैं दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। ठीक है, समवेयर सम प्लेसेस ऑल्सो पैसिवली या इनडायरेक्टली वी कैन से, बट इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्या कहता है ये, दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है, मोस्टली वुमेन कौन सी थी, थर्ड एस्टेट की, बिकॉज दे हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। क्योंकि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि बहुत सारी मेड्स हैं, कौन कौन से काम उन्होंने किए, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दे वर्कड एज लॉन्ड्री के काम करें उन्होंने, फ्लावर्स बेचे, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में उन्होंने काम किया, एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स उन्होंने काम किया। ठीक है, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, तो उनको मोस्टली कौन से काम करने पड़ते थे जिसमें इतने ज़्यादा स्किल की या एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं होती थी, राइट। तो ये क्या होता था, मोस्टली उस समय पे एजुकेशन जो है वो किन को मिलती थी, जो हायर क्लास की वुमेन हैं, जो डॉटर्स हैं नोबल्स की या वेल्दियर मेंबर्स की, उन्हीं को एजुकेशन मिलती थी।
जो वर्किंग वुमेन है उसको अपना घर भी देखना होता था, ठीक है, घर के भी वो सारे काम कर रही है, बाहर भी वो काम में हेल्प कर रही है, अपना घर में भी उसको जो है अपने लाइक जो घर की नीड्स हैं उसमें भी शी इज़ हेल्पिंग, चाहे वो मोनेटरी हो, अदर देन मोनेटरी तो शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, राइट। और वेजेस भी क्या होते थे उनके, मतलब देयर सिचुएशन वाज लाइक पिटी, है ना, कि उनको वेजेस भी इसके बाद इतने काम जो है कम मिला करते थे आदमियों से। तो पे पैरिटी तो अभी भी नहीं है। हम बोलते हैं कि क्या आज भी वो सिचुएशन नहीं है। मेन जो हैं दे आर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर पेड मोर देन वुमेन, ठीक है जी। फिर जो है इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर्स। ये एक बहुत मेजर चेंज था कि उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। देखो क्या होता है ना कि प्रेस का अगर हम बोलें तो सबसे मेजर वो क्या होता है बेनिफिट, लोगों के सोच या अवेयरनेस कैसे डेवलप होती है जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं और वो जो मैटर है वो लोगों तक पहुंचता है, राइट। जैसे आज सोशल मीडिया का सबसे प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। बेनिफिट सोचा जाए तो क्या, छोटी छोटी चीज़ें भी कहाँ देश के किस हिस्से में क्या हो रहा है हमें वो ईजीली एक्सेसिबल है ना। वी आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। तो विमेन के बारे में जब से लिखना शुरू हुआ, अबाउट 60 विमेन क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटीज़। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, ठीक है। जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी है, रिपब्लिकन वुमेन है, ये मोस्ट फेमस थी। जैसे हमने पहले पढ़ा था मोस्ट फेमस क्या था, जैकोबियन क्लब, अब वुमेन में ये है। फिर कहता है वन ऑफ देयर डिमांड क्या थे कि हमें भी सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए ना, हमको भी वोट डालने का अधिकार तुम दो। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 1791 में, उसमें उनको एक मेयर पैसिव सिटीजन बना के छोड़ दिया गया था कि वो तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, राइट। जबकि महिलाएं घर में भी काम कर रही हैं, पैसा कमाने में भी हेल्प कर रही हैं, लेकिन उनके पास कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। दे डू नॉट हैव अ राइट टू से। तो उन्होंने क्या डिमांड किया था, राइट टू वोट बोला था, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली कहा, और टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिसेस। दिस वॉज बेयर मिनिमम गाइज, राइट, कि आप अपने लिए इतना कम मांग रहे हो कि एटलीस्ट हमको बोलने दो, एटलीस्ट हमको पार्टिसिपेट करने दो। दे आर नॉट सेइंग कि हमको तो तुम कोई प्रिविलेज दे दो, बर्थ राइट दे दो कि हम तो वुमेन हैं जी, सिर्फ इसलिए ऐसा कर दो। नहीं, इक्वल पार्टिसिपेशन का तो राइट होना चाहिए ना, इक्वल कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए उन्होंने बोला। फिर हम कहते हैं इन द अर्ली ईयर्स में क्या था, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने डिड इंट्रोड्यूस लॉज कि जो वुमेन की उनके लिए कुछ हेल्पफुल हों या उनके उस सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। स्कूलिंग कंपलसरी करी गई, है ना। दे वर नो लॉन्गर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस अगेंस्ट देयर विल, ठीक है। मैरिजेस पहले क्या होते थे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब, बाद में क्या था, एंटर्ड इनटू फ्रीली और रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ हो गया था। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था, ठीक है। और ये कुड बी अप्लाइड बाय मैन और वुमेन, किसी के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, ठीक है, कि उनको स्किल होगा। तो अब आपको भी पता है एक अनस्किल्ड जॉब है और एक स्किल्ड जॉब है। बेटर पे कहाँ पे होगा, जहाँ पे किसी को कुछ स्किल आता है तो ऑब्वियसली ही विल गेट पेड बेटर। तो उनको ट्रेन किया जाने लगा, ये सब चीज़ें होने लगी ताकि वो स्मॉल बिजनेसेस भी अपना रन कर सकते हैं। कि किसी का आपको सिर्फ जाके सफाई नहीं करनी है, आपको किसी का मेड नहीं बनना है, आपको ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कि आपका कुछ स्किल ना लग रहा हो, कुछ ऐसा काम जिसमें कुछ टेक्निकल स्किल या कुछ छोटा मोटा अदर स्किल आप उसको सिखा दो कि वो अच्छा कमाए, अच्छा उसको पैसा मिले। मेहनत अगर कोई करे तो उसको अच्छा पे भी मिले, राइट। फिर इन्होंने जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए बोला, उसमें क्या था, रेन ऑफ टेरर के टाइम पे न्यू गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इशू करे थे वुमेन क्लब और बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। उस समय तो चलता यही था, जो कुछ गलत बोल रहा है, जो आपके अगेंस्ट है, एग्जीक्यूट कर दो जी। दैट वाज नॉट राइट ना। फिर कहता है कि वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी सेंचुरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दे हैड टू फाइट किसके लिए, फॉर द वोट was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. For example of the जब हम बोलते हैं the example of the political activity of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. Finally 1946 में women in France get the right to vote. This is very very important कि सोचो 1946 में उनको
राइट टू वोट मिला, कितना स्ट्रगल किया होगा, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब एक चीज़ आपको पता होगा, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बेसिक। क्या हुआ करता था जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया था ना, तो उस समय कॉलोनीज में उनको काम करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। अब वो ऐसे लेबर तो नहीं रख सकते थे जिसको वो हर किसी को पेमेंट करें और बड़ा वही तरीके से काम चल रहा है, किसी को काम कराया और आपने पैसे दे दिए, नहीं। क्या ट्रेड होता था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो हुआ, तो इतना ज़्यादा स्लेवरी का जो है सिस्टम था कि प्लांटेशंस में काम करने के लिए इतने ज़्यादा स्लेव्स, जो अफ्रीकन स्लेव्स हैं, इतने ज़्यादा ट्रेड होते थे, तो उसी चीज़ को ख़त्म किया गया था। तो हम ये पढ़ते हैं दैट वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो जैकोबियन रेजिम में आया वॉज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन वगैरह, ये जो बाकी सारे नाम हैं, मे बी आई एम रॉन्ग इन रीडिंग द प्रोनाउंसिएशंस, वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज़ एज जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, क्या क्या होती हैं, टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी एट्सेट्रा, ठीक है। तो उसमें ये लोग लेके आया करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया था ड्यूरिंग द जैकोबियन गवर्नमेंट रेजीम, तो इसमें इन्होंने इसको बैन किया था कि कोई भी फ्रेंच कॉलोनीज़ में अब स्लेव नहीं लेकर के आएगा, स्लेव ट्रेड नहीं होगा, ठीक है जी। ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। स्लेव ट्रेड बिगिन हुआ था 17वीं सेंचुरी में, फिर उन्होंने कुछ कुछ प्रोसेस किया था किस तरीके से आते थे, तो वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमने जो है इसको बंद कर दिया था, फ्रांस में ये नहीं होगा, ठीक है जी। नेशनल असेंबली जो हुई थी हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दीज इन द कॉलोनीज, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज fearing opposition businessmen whose income dependent on the slave trade। क्योंकि यार ट्रेड कहाँ हो रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके प्लांटेशंस वगैरह हैं, उन्हीं को तो ज़रूरत थी। तो ये एकदम से इस तरीके का कोई नियम पास नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि पैसा तो ऑब्वियसली फंडिंग तो इधर से ही आ रही है इनके पास भी। तो फाइनली कन्वेंशन 1794 में लेजिस्लेटेड टू ऑल फ्री ऑल स्लेव्स, ठीक है, द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस के अंदर। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर हुआ था 10 ईयर्स लेटर। हमने पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्टरी रूल्स के बाद कौन आ गया था, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया था स्लेवरी को, ठीक है। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट अफ्रीकन निग्रोज इन परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फाइनली अबॉलिश हो गया था 1848 में, ठीक है। नेपोलियन वापस लेकर के आ गया था, तो इसको दोबारा से 1848 में ख़त्म किया गया था। चलो जी, उसके बाद हम देखते हैं रेवोल्यूशन क्या था और एवरीडे लाइफ क्या थी वहाँ पे। क्या बात करते हैं इसके अंदर, इसने बोला कि आप कहते हो कि वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है कि आप क्या पब्लिश कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उस पर किसी का कंट्रोल है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ फ्री कंट्री ना, तो उसमें आपको कुछ भी कहने, बोलने, एक्सप्रेशन, हर चीज़ की आज़ादी होती है। सेंसरशिप का मतलब है कि आपने बोल दिया कि आप ऐसा कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे, ठीक है, फिल्टर कर दिया। ओल्ड रेजीम में ऑल रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब पे क्या होता था, वो पब्लिश होती थी या परफॉर्म होएगा ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। तो जो उसको ठीक लगेगा वो वही पब्लिश करने देगा, लोगों तक वही चीज़ पहुंचेगी जो राजा चाहेगा, है ना, वो नहीं पहुंच सकता जो लोग कहना चाहते हैं, राइट। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेंसरशिप कह रहे हैं। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। बोला गया कि हमारा ये नेचुरल राइट है, हमको क्या बोलना है, क्या एक्सप्रेस करना है, कोई किसी और का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। जो न्यूज़पेपर हैं, पैम्फलेट हैं, बुक्स हैं, प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड ऑफ टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से फैलने लगी, लोगों को ये चीज़ें सही भी लगने लगी कि ये तो हमारा राइट होना चाहिए ना, हम क्या कहेंगे उस पर भी कोई और हमें कंट्रोल करेगा, फिल्टर करेगा, या उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या हमें डरना चाहिए कि हमें ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो दीज आर वेरी वेरी बेसिक थिंग्स
नेचुरल राइट होना चाहिए, बर्थ राइट होना चाहिए, ये प्रिविलेजेस होने चाहिए, राइट। ये ह्यूमन राइट्स होने चाहिए कि आपको ये मिलने चाहिए एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। इनके बिना तो आप ये हो ना कि यू फील लाइक ए स्लेव, कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें रेवोल्यूशन के बाद आई और लोगों की लाइफ उससे बेहतर बनी, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम यही पढ़ते हैं 1804 में क्या हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था कि मैं फ्रांस का राजा हूँ, ठीक है। उसने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। उसने नेबरिंग किंगडम्स को भी कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम कहते हैं जो बाकी के क्रिएटिंग किंगडम्स वगैरह थे, वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने क्या बोला कि वो कैसा रोल है उसका, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन ने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, राइट। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर who would bring freedom for the people. But soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as an invading forces. He was finally defeated in Waterloo 1815. Many of his जो measures थे that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws in other parts of the Europe had an impact on people long after Napoleon long gone, ठीक है। Idea of liberty or democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. The spread from France to the parts of Europe during the 19th century where feudal system चलता था कि कोई और आपको रन कर रहा है, वो सब चीज़ें abolish हुई। colonized people were revoked, the idea of freedom from bondage कि जहाँ उनको slave treat किया जाता था, into their movement to create a sovereign nation state, ठीक है। ये हम पढ़ते कि टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय इन इंडिया, 2 examples of the individual who responded to the ideas coming from the revolutionary France। चलो जी, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का टॉपिक है वो हमारा यहाँ फिनिश होता है। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और कोई सजेशन हो फॉर मी तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।